हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन रिवर्स को कवर करेंगे। इसके लिए तो आपको दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। पहला, एक्चुरी यानी ज्वार नंदमुख। ये क्या होता है? सागर तट पर, ठीक है, तो सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह भाग क्षेत्र जहाँ नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिवर्स ऐसा करती हैं? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये नदियाँ एक्चुअली बनाती हैं। ठीक है। दूसरा, इसके बाद दूसरा जो शब्द जो आपको समझना ज़रूरी है, उसको हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। अब देखिए, डेल्टा मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ नदी जहाँ महासागर से मिलती है, ठीक है, नदी जहाँ महासागर से मिलती है, उस जगह नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धाराएं, देखिए जैसे आप देख सकते हैं, कई भागों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, थोड़ा त्रिभुज आकार का बन जाता है, ट्रायंगुलर बन जाता है, और ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो कौन कौन सी नदियाँ बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सभी नदियाँ मिलकर डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अभी थोड़ी देर में इस पिक्चर में देख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है कि रिवर्स जो हैं वो कैसे कैसे बहेंगी। ठीक है, अपवाह तंत्र शब्द का मतलब होता है कि नदी का व्याख्या, जिसमें उनकी डायरेक्शंस को हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में जो छोटी छोटी धाराएं बनती हैं, ठीक है, वो प्रमुख नदी की सहायक नदियाँ होती हैं। अब ये जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे हैं, तो इसका अपवाह तंत्र मतलब इंडिया में किस हिसाब से है, तो दो दो तरीके की हमारे यहाँ रिवर्स होती हैं। ठीक है, हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे। नंबर वन, देखिए, हिमालय अपवाह तंत्र। दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है यानी ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें देखिए कौन कौन सी नदियाँ आएंगी। मेरे ख्याल से सबसे पहले नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, मतलब ये पेनिनसुलर एरिया की तरफ की रिवर्स हैं। ठीक है, ये कहाँ की रिवर्स हैं? पेनिनसुलर इंडिया। तो अब हम लोग बात करेंगे हिमालय वाले की। सबसे पहले आई हमारे सामने आएगी सिंधु नदी। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने आएगी सिंधु नदी। अब सिंधु नदी के बारे में आप लोग ये जान लीजिए, सिंधु नदी तीन देशों में से होकर बहती है, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और उत्तर पश्चिम दिशा में ये बहती हुई नदी भारत के में लद्दाख, दमचोल के पास से प्रवेश करती है, और आगे बहते हुए गिलगित होते हुए दर्दिस्तान, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर्स है। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं सिंधु नदी के बारे में, जिस पर वो इंडस वैली सिविलाइजेशन बसी हुई थी। भारत का लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। आप लोग मैप में देख भी पा रहे होंगे, ये रहा सिंधु नदी का मैप। ठीक है, सिंधु नदी की 5 अलग अलग और नदियां हैं, जैसे चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज। ठीक है, ये पंजाब के आसपास का एरिया है, वहाँ पर भी इन रिवर्स को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, बहुत ही क्लियर मैप दिया गया है। फिर आती है चेनाब नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के 12 दर्रे के पास से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण दो नदी चंद्रा और भागा नदी से होता है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, इसके बाद चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। इसके बाद ये नदी, ठीक है, पाकिस्तान में जाकर सिंधु नाम से
सिंधु नदी से मिल जाती है। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, ठीक है, सिंधु नदी में से मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज नदियाँ आकर मिल जाती। फिर हम लोग बात करेंगे झेलम रिवर के बारे में, ठीक है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग के निकट होता है और ये 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के झंग निकट में चली जाती है, चेनाब से मिलती है। फिर आती है रावी नदी। ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलकर कश्मीर तथा पंजाब होते हुए पाकिस्तान के झंग निकट में चली जाती है। सतलज नदी, ये नदी तिब्बत में राक्षस ताल से निकट से निकलती है, समानांतर बहती बहती हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, आगे जाके पंजाब होते हुए ये बहलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चेनाब से मिलने से पहले इससे व्यास नदी आकर मिल जाती है, तो ये और बड़ी हो जाती है, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो या आप लोग को कोई कन्फ्यूजन हो, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा सा स्पीड का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इसीलिए ये वीडियो मैंने कम्प्लीटली हिंदी में बनाया है। अब हम लोग बात करेंगे व्यास नदी के बारे में। रोहतांग दर्रे से निकलती व्यास नदी हिमाचल के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरिके सतलज नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अब हरिके क्षेत्र में जो हमने व्यास और सतलुज नदी के संगम की बात की है, वहीं से देश की सबसे लंबी लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, ठीक है, जो पंजाब और राजस्थान से गुजरती है। और ये इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, लगभग 470 किलोमीटर्स, ठीक है। कितने किलोमीटर की बात हो रही है? 470 किलोमीटर्स की बात हो रही है यहाँ पर। ध्यान दीजिए कि पाकिस्तान के बहलपुर में जब सतलुज नदी चेनाब नदी से मिलती है, तब ये चेनाब में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, यानी 5 रिवर्स, ठीक है। तो सिंधु नदी से मिलने से पहले ये 45 किलोमीटर तक पांचों नदियाँ यहाँ मिलकर बहती हैं, ठीक है। यानी ये पांचों की पांचों रिवर्स एक साथ बहती हैं 45 किलोमीटर तक, ठीक है, सिंधु नदी से मिलने से पहले। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इंदिरा गांधी नहर को भी मेंशन कर दिया है, सतलुज को भी मेंशन किया है, और सभी तरीके के जितने भी मैप्स मैं यूज़ कर सकता था मैंने उन सभी को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम लोग कुछ जल समझौतों के बारे में बात करेंगे, मतलब ट्रीटी, इसे वाटर ट्रीटी कहा जाता है। पानी के वितरण के लिए 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी, मतलब एक समझौता साइन हुआ था, जिसके अनुसार 3 पूर्वी नदियां यानी व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को दिया जाएगा, और जबकि पश्चिमी मतलब सिंधु, चेनाब और झेलम, इनका कंट्रोल पाकिस्तान को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 6 रिवर्स हैं, इनको हमने आपस में डिवाइड कर लिया इंडिया और पाकिस्तान ने, क्योंकि देखिए वाटर तो फिर वाटर है, इस पर किसी का रोक नहीं लगाया जा सकता है। कुछ रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स ऑटोमेटिकली बहते हुए तो पाकिस्तान में जा ही रही हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इस पर डैम बना सकते हैं हम लोग इस पर डैम बना सकते हैं, कई तरह के हाइड्रो प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये वाटर हमें काम आ सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, पूर्व यानी पहले वाली हमने रख ली है, और बाद वाली जो सिंधु, चेनाब और झेलम है वो पाकिस्तान को कंट्रोल में दे दी गई है। अब हम लोग बात करेंगे गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा वाटर सिस्टम। तो चलिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। इसमें भारत में सबसे लंबाई 2071 किलोमीटर बाकी बांग्लादेश में है, ठीक है। सतोपत हिमानी से निकलने वाली अलकनंदा और गौमुख से निकलने वाली भागीरथी नदी जब देवप्रयाग में मिलती है, तब इसका संयुक्त रूप हम लोग गंगा नदी के नाम से जानते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं, अलकनंदा एंड गौमुख, भागीरथी यहाँ कहाँ मिल गई हैं? देवप्रयाग में। जब ये देवप्रयाग में मिल जाती हैं तब हम लोग इन्हें गंगा जी कहते हैं, ठीक है। गंगा जी के बारे में आप लोग जानते हैं, इट इज़ अ होली रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इन्हीं कुछ नदियों के कारण, जैसे सिंधु हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा हो गई, हमारे पास एलुवियल सॉइल है। अब गंगा नदी के देखिए 2 मेन नदियां हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो सहायक नदियां, एक है पिंडार नदी, दूसरी है मंदाकिनी नदी। पिंडार नदी अलकनंदा रिवर को
कर्णप्रयाग में आकर मिलती है, जैसे कि आप लोग इस मैप में अब इस समय देख पा रहे होंगे। मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। तो यानी ये छोटी छोटी इसकी वो हैं सहायक नदियाँ, जिन्हें ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं, ये जो मेन रिवर होती है इसका फ्लो को बढ़ाती हैं और इसको और मजबूती देती हैं। साथ साथ इसमें देख सकते हैं आप लोग विष्णु प्रयाग में आके थैली गंगा भी इसमें आके मिल जाती हैं। ठीक है। अब नोट करने वाली बात यह है कि प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, यानी केदारनाथ, मंदाकिनी, बद्रीनाथ, अलकनंदा। ठीक है। इसके बारे में आप लोग एकदम डिटेल में देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाती है। पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे हुगली और मुख्य धारा भागीरथी में डिवाइड हो जाती है, जैसा कि आप लोग इस समय मैप में देख पा रहे होंगे। भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है और जहां उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है, उसमें जाकर मिल जाती है और इन दोनों के जो कंबाइन रूप होगा उसे मेघना कहा जाता है। ठीक है। और फिर ये सब लोग मिलकर कहाँ चली जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो हुगली, आप लोग क्लियर होंगे, हुगली है, बाद में वो पद्मा बन जाएगी और इन दोनों का मेन रूप फिर अलग हो जाएगा। गंगा नदी की बहुत सी सहायक नदियां हैं, यमुना, कोसी, सोम, गोमती, दामोदर, घाघरा, जिसे सरयू भी कहा जाता है, गंडक या फिर रामगंगा। तो आप लोग जानते हैं कि देखिए ये सारी नदियाँ क्या हैं, सपोर्टिंग रिवर्स हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यमुना नदी के बारे में। आप लोग मैप में यमुना का देख सकते हैं रूट। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, जो उत्तराखंड का बंदरपुच चोटी पर स्थित गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलती हैं। ये नदियाँ उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जाकर मिल जाती हैं, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, संगम। ठीक है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जिसे हम लोग संगम नाम से जानते हैं। यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी भी है। ठीक है। एक आप लोग देखते होंगे एक ट्रेन भी क्रॉस होती है, कालिंदी एक्सप्रेस, वो भी इसी के नाम पे दी गई है। यमुना की बहुत सारी उसकी भी सहायक नदियां हैं, जैसे चंबल, बेतवा और केन। ठीक है। तो गंगा की सहायक नदी थी यमुना, और यमुना की भी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। अब हम लोग चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित महू, ठीक है, महू क्षेत्र के जनापाव पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में ये बहते हुए ये नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना से मिल जाती है, जैसा कि आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। ठीक है। फिर आती है बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई, मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती हुई ये जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई ये कहाँ चली जाती है, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से जाती है और यमुना से मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कि प्रसिद्ध स्थान सांची बेतवा नदी के किनारे पर है। सांची में कई बौद्ध स्मारक हैं, जैसे सांची के स्तूप अशोक की 3री शताब्दी में यहाँ स्तूप बनवाए थे। ठीक है। सम्राट अशोक द मौर्यन, उन्होंने बनवाए थे यहाँ पर। ठीक है। आई थिंक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अब हम लोग आगे कोसी नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए कोसी नदी ये कहाँ से निकलती है, ये नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में एंटर करती है। ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली जो बाढ़ होती है वो बहुत ज़्यादा आती है, जिससे काफ़ी तबाही देखने को मिलती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर बाढ़ आ जाती है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ये नदी बिहार में कटिहार, ठीक है, बिहार के कटिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। फिर आएगी दामोदर नदी, झारखंड में छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। इस नदी में अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि वो बिहार में बाढ़ ला रही थी, ये बंगाल में ला रही है।
इसके कारण काफ़ी जैविक मरुस्थल वगैरह वगैरह प्रदूषण काफ़ी कुछ आप लोग इसके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहें तो और मिल जाएगा। मैप ध्यान रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। मैप इसीलिए मैंने इतना डिटेल लगाया हुआ है कि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए, अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। लेट्स टॉक अबाउट गोमती नदी। इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में के पीलीभीत में गोमतताल से होता है, जिसे फुलहार झील भी कहते हैं। ये नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। बाकी सभी का कहाँ से होता था, किसी न किसी उससे पर्वत से हो रहा था, लेकिन ये पता नहीं मैदान से हो जाती है। इट इज़ स्पेशल, कोई बात नहीं, होता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे मैप में देख भी पा रहे होंगे गोमती नदी। फिर हमारे सामने आएगी सेकंड रिवर सोन नदी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ये एक जगह है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती हुई ये आगे बढ़ती है, पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। सोन नदी और यमुना नदी के बीच में जल विभाजन का काम मैसूर की पहाड़ियाँ करती हैं। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसे सॉरी मैंने मैसूर बोल दिया, वैसे कैमूर। ठीक है, ये जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं ये सोन नदी और यमुना नदी के बीच में थोड़ा सा डिवाइजेशन का काम करती हैं। ठीक है, कैमूर नदी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आई थिंक मैप से आपको काफ़ी कुछ क्लियरेंस रहा होगा। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियाँ घाघरा, जिसे सरयू नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी जो गंगा के बाएं तट पर आकर मिल जाती है। सरयू नदी आप लोगों को पता होगा राम जी के कारण। अच्छा चलिए, अब आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट, कौन सी नदी है जो गंगा के दाएं तट पर, और कौन सी नदी गंगा के बाएं तट पर मिलती है। तो देखिए, ये रही गंगा, ये है दायां साइड, वो है बायां साइड। दायां मतलब होता है राइट साइड, तो राइट साइड में रहेंगी यमुना, सोन और टास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राइट साइड पे कौन कौन सी हैं, यमुना, सोन और टास। बाएं साइड में कौन कौन सी आएंगी, गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियरेंस हो रहा होगा। दाएं मतलब राइट, बायां मतलब लेफ्ट। ठीक है, अगर क्लियरेंस ना हो तो अपने मन में एक इमेजिनरी लाइन जो गंगा की रूपरेखा बना रही है उसमें आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। गंगा के किनारे बसा शहर कानपुर, आप लोग जानते हैं गंगा के किनारे है कानपुर। कानपुर है, फरुखाबाद है, इलाहाबाद है, बनारस है, कई हैं। गंगा नदी का प्रवाह का मतलब उसका फ्लो कैसा है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट जैसे मैंने बताया, जैसे एक बार मैंने आप लोगों को सेल, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम ऐसे बताया था, उसी तरीके से ये भी है कि सबसे पहले उत्तराखंड में आएगी, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, फिर आगे। अब ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर वेरी स्पेशल। ठीक है, अभी क्यों है मैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ध्यान दीजिएगा, ये नदी तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती हैं। ये तीनों रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह, तिब्बत के से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में थरयुल जंगबो नाम से जाना जाता है और संपो नाम से भी जाना जाता है। ये नदियाँ भारत में असम घाटी में प्रवेश करती हैं, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। इस नदी को अरुणाचल में, ठीक है, दिहांग नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर में सबसे बड़ा रिवर डेल्टा बनता है, अभी रुकिएगा, रिवर आइलैंड, सॉरी डेल्टा नहीं, आइलैंड। अच्छा, आसाम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे जमुना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ये गंगा पद्मा के साथ मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त रूप, जिसे मैंने बताया था मेघना, बन जाता है, और जो ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे क्या बोलते हैं आप सबको पता है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहाँ बनता है, बंगाल की खाड़ी में। आप सभी लोग जान लीजिए इसमें कौन कौन सी रिवर इंक्लूड हो गई हैं,
ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ मिल गई इसमें आकर। सिर्फ सिंधु नदी नहीं है ये, वो बात अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों मेन रिवर्स इसमें इंक्लूड हो गई हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियरेंस हो रहा होगा, डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं अभी हम लोग। नंबर वन देखिए, जैसे गंगा की इतनी सारी सहायक नदियाँ थी वैसे इसकी भी हैं। नंबर वन है तिस्ता। ठीक है, कौन सी रिवर है? तिस्ता। फिर है मानस, दिबांग, लोही, बारक, कपिली, सुवनसिरी। ठीक है, थोड़े से नाम लेने में मेरा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप सभी के सामने हिंदी में इसीलिए मैंने नाम लिख दिए हैं कि अगर प्रोनाउंसिएशन का कुछ दिक्कत हो तो आप लोग समझ लीजिएगा। तिस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, ये सब दाएं तट पे चलती हैं। इसके अलावा लोहित, बराग, दिबांग, ठीक है, ये बाएं तट पर है। अब आप लोग बोलेंगे दिबांग दोनों साइड पे है, हाँ, तो वो एकदम जहाँ पे नैरो पार्ट होगा वहाँ पे ऐसा हो जाता है। तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहाँ ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। लोहित नदी का को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। बाराक नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मणिपुर से मिज़ोरम, आसाम होते हुए बांग्लादेश में जाके प्रवेश करके मेघना नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, बराक, बराक से आप लोग याद रखिएगा बराक ओबामा, ठीक है, याद रहेगा। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका हम लोगों ने अभी अभी जाना था कि सुंदरबन डेल्टा होता है। ब्रह्मपुत्रा में ही विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड, जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया था, आसाम में बनता है, मंजुली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ओशियन में, सी में आइलैंड बन गया, ये तो सुना होगा, लेकिन रिवर में पहली बहुत कम ही जगहों पर ऐसा हो पाता है कि कोई रिवर इतनी चौड़ी हो जाए कि उसमें भी कोई एक छोटा सा आइलैंड बन जाए। तो ऐसा होता है, मंजुली नाम का वो आइलैंड है, और वहाँ पे ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई लगभग अप्रॉक्सली 10 किलोमीटर की चौड़ाई हो जाती है। तो आप लोग सोच सकते हो 10 किलोमीटर मतलब चौड़ी नदी, मतलब कितनी बड़ी नदी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। ठीक है, यानी नीचे वाला एरिया, इंडिया का साउथ साइड का। अब हिमालय नदियों की तुलना में ये नदियाँ बहुत काफ़ी पुराने इस टाइम से हैं, और जैसे कि गंगा वगैरह ये सब हमेशा फुल अपने हिसाब से चलती हैं, ये नहीं चलती हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की नदियों का वृक्षनुमा, वृक्षनुमा यानी थोड़ा पेड़ स्टाइल में इनका ड्रेनेज सिस्टम है। अपवाह तंत्र को आप लोग ड्रेनेज सिस्टम बोल सकते हैं। अब कौन कौन सी हैं भैया नदियाँ? ताप्ती, नर्मदा, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी, ये सब होती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियों हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी आ रही हैं? गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा एंड ऑल। चलिए अब नर्मदा नदी के बारे में बात करते हैं। नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से इसकी उत्पत्ति होती है, जो पश्चिम की ओर बहते हुए 1312 किलोमीटर की दूरी तय करती है और खंबात की अरब खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, इन दोनों रिवर्स के, इन दोनों घाटियों के बीच में से निकलती है। नर्मदा नदी उत्तर के विंध्याचल पर्वत और दक्षिण के सतपुड़ा के बीच से, ठीक है, रिफ्ट वैली से होते हुए बहती है। रिफ्ट वैली को भंश घाटी कहा जाता है, लेकिन आप लोग रिफ्ट बोलिए, ज़्यादा बढ़िया लगता है। ये नदियाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानक कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं ओरसंग, तवा और शेर। ठीक है, ओरसंग, तवा और शेर। ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, नर्मदा और सोन। ये दोनों रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ठीक है, इसके बाद आती है ताप्ती नदी, जिसका लंबाई है 724 किलोमीटर। ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी है एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसीलिए मैं मैप्स पे दिखा रहा हूँ साथ साथ, कोई कंफ्यूज मत होना कोई भी बच्चा।
अगर हो रहे हो तो कमेंट्स में हमें बताना, ज़रूर बताना, ठीक है। फिर आती है माही नदी 583 किलोमीटर्स के साथ। इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट एमपी की धार जिले से होता है, जो ये भी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होते हुए एमपी, राजस्थान, गुजरात में बहते हुए खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ध्यान रखिएगा कि माही भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। इट इज़ अ स्पेशल पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलिए, कर्क रेखा को कितनी बार काटा है? 2 बार काटा है। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। विंध्याचल, सतपुड़ा, कौन कौन सी नदियां हैं? ताप्ती, नर्मदा, माही कहाँ जा रही हैं? ये देखिए, अरब सागर की ओर जा रही हैं, ठीक है। ये ताप्ती और माही, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? अरब सागर में, ठीक है। चलिए, इसके आगे हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधा गोदावरी नदी के पास में। गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये कहाँ पर है? ये सबसे लंबी नदी है गोदावरी। कहाँ की? ये साउथ साइड की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब साउथ साइड बोलना थोड़ा अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी साउथ साइड की सबसे लंबी नदी है। वैसे इसे प्रायद्वीपीय नदी बोलना चाहिए, लेकिन ये बोलने में थोड़ा टंग ट्विस्टिंग है। ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये देखिए, मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे। इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ देख लीजिए, पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिती, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी का इशू है, कोई बात नहीं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे गोदावरी से कौन कौन नदियाँ मिल गई हैं, ठीक है। और ये कहाँ गिर रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। फिर आती है कृष्णा नदी, जो कि 1400 किलोमीटर की है। कृष्णा नदी सेकंड सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय नदियों के मामले में। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास से होता है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा। मैप में आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। कृष्णा नदी के जल को बंटवारे को लेकर थोड़ा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा है। कब से? 1957 से। ये अभी भी चल रहा है, ये अभी भी इसका फैसला नहीं हो पाया है। महानदी 581 किलोमीटर के साथ महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से होते हुए ये नदी आगे उड़ीसा में चली जाती है और फिर आगे डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ध्यान रखिए, तेल नदी और जोंग महानदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तेल अब है कावेरी नदी 800 किलोमीटर। कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कर्नाटक तमिलनाडु से बहती हुई तिरुचिपल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जा सकता है। किसे कहा जा रहा है? कावेरी को। सबसे नीचे देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है तमिलनाडु कर्नाटक का जो एरिया है वहाँ पर ये फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? मैप में एकदम मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैप में सब कुछ एकदम क्लियर दिख ही रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ एक लेसन और बनाऊँ, जिसमें अभी तक जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा है उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स के तौर में आप लोगों से पूछूंगा। अगर कुछ इशू आए आप लोगों को तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी रिवर है देख लीजिए। स्वर्ण रेखा नदी, ये झारखंड से बहती है, ये एक पहाड़ी नदी है। ये नदी रांची के निकट छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड से निकलकर ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसका प्रसिद्ध शहर टाटानगर, जमशेदपुर इसी नदी के किनारे पर है। लूनी नदी, ये नदी राजस्थान की है।
इसका उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है और ये कहाँ तक जाती है, ये गुजरात के रण, कच्छ के रण तक जाके विलुप्त हो जाती है। वैसे इस समय इसकी हालत बहुत ख़राब है, इसमें लोग कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, तो नहीं फेंकना चाहिए, जिससे से काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट रिवर इसलिए कि वो रन में जा रही, वहाँ नमक ही नमक है। काली रिवर की बात करें तो इस नदी को शारदा काली गंगा के नाम से जाना जाता है। ये नदी हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। ये अंडमान वाला काला पानी नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होते हुए ये नदी घाघरा नदी में जाके मिल जाती है। अब इसके बाद ये देखिए, जो आप लोग काली नदी, जैसा कि मैंने बोला, काली नदी को लेकर नेपाल और इंडिया के बीच में काफ़ी वो है, डिस्प्यूट है। वो कहते हैं हमारी है और हम लोगों की तो यहाँ पे आर्मी वैसे भी है। फिर आती है पेनार नदी, ठीक है। ये नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। इसके किनारे पर एक नेशनल पार्क भी है, ठीक है। ये नदी कर्नाटक के नंद दुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पूरब की ओर 970 किलोमीटर तक बहकर ये पश्चिम बंगाल की जो खाड़ियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी, उसमें जाकर गिर जाती है। शायद आप लोगों ने सुना भी हो पेनियार नेशनल पार्क, जहाँ पे हाथी वगैरह है, टाइगर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, ठीक है। देखिए, काली नदी, पेनार नदी। काली नदी को लेकर डिस्प्यूट है किस किस के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब पेनार नदी के भी देख लीजिए, दो हैं, डिवाइड हो जाती है उत्तर और दक्षिण में, दो दो जगहों पर। लूनी कहाँ पर है, लूनी हम लोग देख पा रहे हैं कहाँ पर है, यह है राजस्थान से, और कहाँ चली जाती है, गुजरात के रण कच्छ में, जिसे वाइट डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए।